दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के लिए मीडिया मैनेजमेंट संभालने वाले हिरेन जोशी गायब बताए जा रहे हैं। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में कम्युनिकेशन और आईटी के ओएसडी हैं। उनके बदले अब सारे काम कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव देखेंगे। करीब 20 सालों तक मोदी के साथ रहने वाले हिरेन जोशी का अलग होने की घटना पर अभी चर्चा ही चल रही थी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल का इस्तीफा सामने आ गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इससे पहले हिरेन जोशी के मित्र हितेश जैन से भी इस्तीफा लिया गया था। वो लॉ कमीशन के सदस्य थे। इन घटनाओं पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है और सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियां बटी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया से खबरें गायब हैं। पहले बात हिरेन जोशी की। उन पर मीडिया को दबाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस ने उन पर पीएमओ से निजी बिजनेस चलाने के आरोप लगाए। एक बैटिंग ऐप में उनकी हिस्सेदारी, दुबई में रहने वाले तिहार वाला से संबंध से लेकर अमेरिका समेत कई विदेशी यात्राओं के दौरान संदिग्ध बैठकों में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। बैटिंग ऐप के बारे में बताया जा रहा है कि दुबई से संचालित ये ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी में पिछले 4 साल में 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का कारोबार कर चुकी है। जांच में खुलासा हुआ कि इसके मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने छत्तीसगढ़ से लेकर गोवा, दुबई तक नेताओं, पुलिस वालों और बड़े अफसरों को हवाला के जरिए पैसे बांटे। प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादियां तक स्पॉन्सर की। अब जांच की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। हितेश जैन, जो लॉ कमीशन मेंबर थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में उनकी नियुक्ति हुई थी। वो हिरेन जोशी के कथित करीबी थे। सोशल मीडिया पर आरोप लगाया जा रहा है कि लॉ कमीशन के जरिए बैटिंग कानूनों में ढील दिलाने की कोशिश उन्होंने की। अक्टूबर में उनसे इस्तीफा लिया गया। एक दिन के भीतर उनसे आवंटित बंगला भी खाली करा लिया गया। अब बात नवनीत सहगल की। उन्होंने अचानक से इस्तीफा दिया, वो भी आधी रात को। नवनीत सहगल रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। ये वही नवनीत सहगल हैं जिन्होंने पत्रकार सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए सालाना के पैकेज पर एक प्रोग्राम के लिए हायर किया था। एक प्रोग्राम के लिए दोस्तों 15 करोड़ रुपए का ऑफर, समझिए। इस पर विवाद भी हुआ, सवाल भी उठे। खैर, प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 3 साल का था। कार्यकाल के बीच 1.5 साल बाद ही इस्तीफा देने के उनके फैसले ने अटकलबाजियों का बाजार गर्म कर दिया है। उधर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें औपचारिक रूप से पदमुक्त कर दिया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, सहगल 1988 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी थे। उन्हें मार्च 2024 में प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति से पहले ये पद 3 साल से खाली पड़ा था। सहगल की नियुक्ति के वक्त लोकसभा चुनाव में कुछ ही हफ्ते बाकी थे। उनके पहले चेयरमैन ए सूर्या प्रकाश ने फरवरी 2020 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। प्रसार भारती की वेबसाइट के अनुसार सहगल के पास केंद्र और उत्तर प्रदेश दोनों स्तरों पर नीतिगत सुधार और बड़े विभागों के संचालन में 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वेबसाइट में उनकी प्रतिष्ठित सेवा और विभिन्न जिम्मेदार भूमिकाओं का उल्लेख किया गया है। प्रसार भारती में आने से पहले नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंपर्क और खेल विभाग के प्रमुख सचिव रहे। उन्हें उद्योगपतियों, फिल्म जगत के लोगों और खेल संगठनों से करीबी संबंध रखने वाला अधिकारी माना जाता था। बताया जाता है कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी निकटता से काम कर चुके हैं। सहगल का चयन 3 सदस्यीय चयन समिति ने किया था, जिसकी अध्यक्षता उस समय के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने की थी। धनखड़ ने जैसे उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, ठीक उसी तरह से अचानक से इस्तीफा सहगल ने दिया। जिस तरह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा फौरी तौर पर स्वीकार किया गया, ठीक नवनीत सहगल का साथ भी वैसा ही किया गया। दोस्तों, बड़ी बात यह भी है कि नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी करीबी थे, इसलिए लोग उन्हें हर मौसम का अफसर भी कहा करते थे। अब नवनीत सहगल के इस्तीफे को पीएमओ के ओएसडी हिरेन जोशी को हटाए जाने की घटना से जोड़ के देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसे सफाई अभियान का एक हिस्सा बताया जा रहा है, तो कुछ लोग इसे पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका बता रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है।
कहा तो यहां तक जा रहा है कि करीबी लोगों को हटाकर इस्तीफा दिलवाकर बड़े पेड़ की साख को बचाने की तैयारी बता रहे हैं। आने वाले दिनों में यह पूरा मामला मोदी सरकार के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अचानक से प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरेन जोशी, जिनके इशारों पर मीडिया ताताथैया करता रहा, उन्हें एकदम से हटा दिया गया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का यकाएक इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है आने वाले दिनों में और भी इस्तीफे होंगे, लेकिन वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है? भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही है। क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ है। बहुत कुछ छिपाया जा रहा है, घपले घोटाले जाने क्या क्या। अब तो सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं, इन सब में हरदीप पुरी और उनकी खास हिमानी सूद कहाँ है? ये भी खंगाला जाना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल के इस्तीफे के पीछे जो भी कारण है उसे बाद में समझिएगा, पहले इस तस्वीर को समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास ने इसे ट्वीट किया है। तस्वीर में हिमानी सूद हैं, सांसद सतनाम सिंह और सांसद हर्ष हैं, बीच में पोप हैं और अगल बगल में मोदी जी की तस्वीर है। मौका है मोदी जी का जन्मदिन और जगह है वेटिकन सिटी। पोप का मंच कोई मामूली मंच नहीं है। सवाल है पोप से मुलाकात किसके जरिए हुई? ये हिमानी सूद कौन है और फ्रेम में क्यों और कैसे है? क्या ये प्राइवेट दौरा है या इसका खर्च सरकार ने वहन किया है? अगर प्राइवेट दौरा है तो दूतावास इस तस्वीर को क्यों ट्वीट कर रहा है? भारतीय दूतावास एक निजी संस्था इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन का भी जिक्र कर रहा है। आईएमएफ के मुख्य कार्यक्रम क्या देश के सबसे ताकतवर दफ्तर से प्रायोजित किए गए हैं? क्या इसी दफ्तर ने आईएमएफ के जरिए हिमानी को इटली भेजा? ऐसी और कई तस्वीरें हैं और कई सवाल हैं, पर देश में किसी के पास ना जवाब है और ना ही सरकार से कोई सफाई की उम्मीद है। तो दोस्तों, असल बात यह है कि मोदी जी के कार्यालय में बड़ा कांड हो गया है। हिरेन जोशी का खेल पकड़ा गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। असल खबर यह है कि 2 दिन पहले हिरेन जोशी को पीएमओ से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पीएमओ के आंतरिक ज्ञापन में 2 दिनों पहले ही हिरेन जोशी के सारे काम अश्वनी वैष्णव और नीरव नाम के पीएमओ अधिकारियों को सौंप दिए गए। पवन खेड़ा जिस बैटिंग ऐप के बारे में जिक्र कर रहे हैं, उस ऐप का मालिक रवि तिहारवाला है, जो दुबई में रहता है। एक कथित आरोप यह भी है कि इन्होंने सतनाम संधू से राज्यसभा सीट के लिए 30 करोड़ रुपए लिए हैं। इनके बेटे ने रिलायंस इंडस्ट्री से सालाना 3 करोड़ रुपए कमाए हैं। एक महिला है हिमानी सूद, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर भी हैं और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की भी करीबी हैं। फिर ये हिरेन जोशी की खास बनी। हिरेन ने इनके लिए इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन बनाया, जिसका जिक्र दीपक शर्मा ने अपने एक्स पोस्ट में किया। इस फेडरेशन में सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों को जोड़ा गया। कुछ पावरफुल क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम धर्म गुरुओं को इसका सदस्य बनाया गया। हिमानी सूद ने उनका प्रतिनिधित्व किया और 5 फरवरी 2024 को इन सभी को मोदी जी से मिलवाने ले आई। इसके बाद हिमानी सूद को पोप से भी मिलवाया गया, जहां हिमानी मोदी जी की तस्वीर में दिख रही हैं। तस्वीर के जरिए पोप मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का आशीर्वाद दे सकें। प्रधानमंत्री की कई विदेश यात्राओं में हिमानी सूद को ले जाया गया, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलवाया गया। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री की 75वीं सालगिरह पर हिमानी सूद ने मोदी जी की लीडरशिप के नाम में मैं हूं भारत नाम से एक अभियान की घोषणा भी की है। एक इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें भारत में स्थित सभी इस्लामिक देशों के राजदूतों ने शिरकत की और उसे होस्ट भारत के विदेश मंत्रालय और हिमानी सूद ने किया। हिमानी सूद को हिमाचल प्रदेश से न सिर्फ टिकट दिलाने बल्कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए हिरेन जोशी जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए और बात यहीं से बिगड़ गई। कहा जाता है जेपी नड्डा ने जोशी के मन की ख्वाहिश अमित शाह को बता दी। शाह ने पीएम मोदी से बात की और फिर जोशी जी प्रधानमंत्री कार्यालय से बाहर हो गए। दोस्तों, ये सब एक अलग तरीके का नेक्सस है।
इससे भी बड़ी बात यह है, जिस तरह से पवन खेड़ा ने कहा सबूत है, खुलासा करेंगे, लगता है उससे सरकार डर गई और अपने खास पर ही गाज गिरा दी। अब सवाल यह है कि चौथे पर हिमानी सूद और पांचवे के तौर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी पर क्या गाज गिरेगी, और इसमें एक शो के लिए सरकार से 15 करोड़ लेने वाले सुधीर कुमार भी क्या बच पाएंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।